आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए पर्सन सीरीज 18। पर्सन सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक चर्चा करेंगे कि रिलेशन भर्ती का काफी इंतजार था। लगभग 12वें महीने के बाद जो है 10वें महीने में फिजिकल होते, 12वें में जो एग्जाम लगा था उसके बाद जो है रिलेशन भर्ती का आगाज नहीं हुआ था। अब जो पहले सेंटर जो है जबलपुर सेंटर जो है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को ये डाउट था कि पहले पेपर होगा या रेस होगी, तो रिलेशन जितनी भी भर्तियां हैं, पहली जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पहले जो है इस भर्ती के अंदर 10 अप्रैल से जो स्टार्ट है भर्ती, उसमें सबसे पहले क्या होगा, रेस होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। थी अग्निवीर योजना जो है, जो ऑनलाइन जो पेपर है उसके तहत नहीं है, इसमें पहले जो भर्तियां होती थी उसी प्रक्रिया से भर्ती होगी। 10 अप्रैल से भर्ती चलेगी, 10 से लेकर 14 अप्रैल तक फिजिकल चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख से पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अंडमान निकोबार था। कौन सा था? अंडमान निकोबार था। और जम्मू कश्मीर जो था इसे अर्ध राज्य का दर्जा था, इसका अलग ही अपना क्या था, संविधान था। तो इसको क्या है, अर्ध राज्य का दर्जा जो तोड़कर क्या है अब भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया, इसे सम्मिलित कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर जो है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो लद्दाख में डिवाइड कर दिया और दूसरा जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो दर्जा जो है वो कब दिया गया? वो दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, इसे केंद्र शासित प्रदेश क्या है घोषित किया गया था। और क्षेत्रफल में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का अधिक है, लेकिन वो पोक अधिकृत क्षेत्र में आता है, इसलिए सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लद्दाख है। एक लद्दाख के जिले पूछे जाते हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं पूछे जाते, लद्दाख के पूछे जाते हैं। पीछे जो 2022 के अंदर जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि लद्दाख में कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। पहला जिला जो है वो लेह है और दूसरा कारगिल। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, एक कारगिल और एक लेह है। और कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है? श्रीनगर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? देखिए 8वीं जो अनुसूची है उसमें भारत की कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है। इससे पहले देखिए जब संविधान में जब प्रारंभिक में जब भाषाएं जो लागू हुई थी, प्रारंभिक में जो भाषाएं जो थी तो उस समय जो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितने? 14 भाषाओं को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया था? तो ये 1950 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1950 को जोड़ा गया था। उसके बाद कभी 1 कभी 2 इस तरीके से क्या है 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषाएं जो दर्जा जो है वो 22 भाषाओं को दर्जा है। क्वेश्चन नंबर 3, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा राज्य में। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में मंदिर स्थित है ये। और लिंगराज जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। किसको? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इसकी जो स्थापना जो है, स्थापना का जो उल्लेख मिला है वो है 11वीं शताब्दी। कौन सी? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में इसका क्या है निर्माण किया गया था। किस द्वारा? सोमवंशी राजाओं द्वारा। किस द्वारा किया गया था? सोमवंशी राजाओं द्वारा। सोमवंशी राजाओं द्वारा। सोमवंशी राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 11वीं शताब्दी में इसका क्या है निर्माण किया था। भगवान शिव से समर्पित मंदिर है। एक 2017 का एग्जाम पेपर था, उसमें ये दिया गया था कि लिंगराज मंदिर जो है किस धर्म को समर्पित है। तो आप सबको पता है भगवान शिव को अगर समर्पित है तो हिंदू धर्म से क्या है, हिंदू धर्म को समर्पित है, हिंदू धर्म से संबंधित ये क्या है मंदिर रहती है। बात में ध्यान रखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से? देखिए अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 का जो संबंध जो है वो संविधान के किस भाग से है? तो संविधान के भाग नंबर 21 से है। किससे है? भाग नंबर 21 से है। अगर बात करें हम कहां से संबंधित है आर्टिकल 370 का संबंध, तो जम्मू कश्मीर से। कहां से है? जम्मू कश्मीर से इससे क्या है? संबंध है। आर्टिकल 370 को लागू कब किया गया था? तो लागू जो है इसको आर्टिकल 370 को जो है विशेष जो दर्जा दिया गया था वो 1947 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1947 को आर्टिकल 370 को क्या है? जोड़ा गया था। और किस द्वारा जोड़ा गया है? तो राजा हरि सिंह द्वारा जोड़ा गया था। किस द्वारा? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह द्वारा 1947 में क्या है इसे जोड़ा गया था। अब बात करें इसको हटाया कब गया था 370 को? तो हटाया जो गया था वो गया था 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। कितने को? 31 अक्टूबर 2019 को। सॉरी 2019 अक्टूबर नहीं है, अप्रैल है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 2019 को क्या है इसको हटाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुडी है। कौन सी चोटी है? अन्नाईमुडी चोटी है दक्षिण भारत की। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में यह स्थित है। दूसरी पूछी जाती है मध्य भारत की चोटी। एक पूछा जाता है उत्तर भारत की चोटी और एक पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत में। तो मध्य भारत की जो है, मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। कहां स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में। तो मध्य भारत की चोटी जो कौन सी है? धूपगढ़ है। कहां स्थित है? केरल, सॉरी मध्य प्रदेश में। और अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां स्थित है? केरल में है। अब आता है उत्तरी भारत की पूछी जाती है। उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कहां स्थित है? तो वह सिक्किम राज्य में। कहां स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये देखिए दोदा बेटा। दोदा बेटा जो चोटी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बस इतना ही ध्यान रखें कि नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा चोटी कहां स्थित है ये पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है। या तो पूछा जाता है दक्षिण भारत की या उत्तरी भारत की या मध्य भारत की पूछा जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थित, देखिए भारत की, भारत की एक क्वेश्चन पूछा था भारत की, एक पूछा था भारत में। तो भारत में जो स्थित है वो कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? वो कंचनजंगा चोटी है। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अगर पूछा जाए भारत की, तो भारत की जो है वो कौन सी है? केटू है। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये पोक अधिकृत क्षेत्र में आती है, इसलिए भारत की तो केटू है। और भारत में अब जो स्थित जो है वर्तमान में वो कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बोरलोग जो पुरस्कार है, बोरलोग वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी एक शुरुआत ध्यान रखिए, शुरुआत जो है वो 1972 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1972 में हुई थी। और यह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? देखिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ स्थित है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका देश में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश में यह स्थित है। और इसकी मूर्ति की जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो 151 फीट है। कितनी है? 151 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये तांबा धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तांबा धातु से बनी हुई है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, एक पूछा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहां स्थित है? आप सबको पता है भारत गुजरात राज्य में। कहां स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और वो किसको समर्पित है? तो सरदार पटेल को समर्पित है। किसको?
सरदार पटेल। सरदार पटेल को समर्पित है। सरदार पटेल की क्या है, प्रतिमा है। सरदार पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिसकी प्रतिमा, भारत की जो ये स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी जो है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, मूर्ति है। जिसकी जो ऊंचाई जो है, मूर्ति की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 597 फीट है। कितने, 597 फीट ऊंची क्या है, इसकी ऊंचाई है। गुजरात राज्य में यह स्थित है। अब इसकी निर्माण की बात करें, निर्माण जो शुरू हुआ इस मूर्ति का, निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ था वो था 31 अक्टूबर। कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2013 को क्या है, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। और 31 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था, इसका कार्य जो क्या है पूर्ण हुआ था, या इसका जो उद्घाटन जो किया गया था वो कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। इसका निर्माण का कार्य जो है वो 2013 में 31 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए। प्रथम प्राचीन पूछा गया है, तो प्रथम पहली बार प्राचीन ओलंपिक जो है वो 776 ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर में, ओलंपिया के ग्रीस शहर में हुए थे। कहाँ हुए थे, ओलंपिया के ग्रीस शहर में हुए थे। एक क्वेश्चन जो दूसरा पूछा जाता है ओलंपिक से रिलेटेड, इसी से वो पूछा आधुनिक ओलंपिक जो खेल है, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो कब प्रारंभ हुए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो 1896 में, कब हुए थे, 1896 में प्रारंभ हुए थे। कहां हुए थे, यूनान देश में हुए थे। कहां आयोजित हुए थे, यूनान में, यूनान देश के एथेंस शहर में हुए थे। कहां हुए थे, एथेंस शहर में, एथेंस शहर में आयोजित हुए। अगर पूछा जाए कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए हैं, तो कब हुए, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर में आए, ओलंपिया ग्रीस शहर में आयोजित हुए थे। अगर पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो कब हुई, तो वो 1896 में हुई थी। कहां से हुई थी, यूनान देश के एथेंस शहर से हुई थी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं। देखिए ब्रिक्स जो है संगठन जो है उसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो उसमें 5 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं, 5 देश सम्मिलित हैं। अगर बात करें देश की कौन कौन से है, तो पहला देश जो है वो ब्राजील, पहला देश कौन सा है, एक ब्राजील देश है। दूसरा रूस है। तीसरा जो है वो भारत देश है। चौथा जो है वो चीन है। और 5वां अंतिम जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें कितने देश शामिल हैं, 5 देश शामिल हैं। और कितने, कौन कौन से हैं, पहला देश ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। अब बात करें इसकी स्थापना की कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। जो पहला जो सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था इस संगठन का सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जो है वो रूस देश में आयोजित किया गया था। कब, कहाँ किया गया था, रूस देश में आयोजित किया गया था। और हाल ही में जो इसका सम्मेलन जो हुआ है वो 14वां सम्मेलन था। कौन सा था, 14वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन देश में आयोजित हुआ था। जून माह में हुआ था 2022 में, जून 2022 में जो आयोजित हुआ था वो 14वां सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था, चीन देश में आयोजित हुआ था। और चीन इससे पहले भी क्या है, इस संगठन की 3 बार मेजबानी कर चुका है। तो क्लियर है, प्रथम सम्मेलन जो है वो रूस में आयोजित हुआ था। 14वां जो सम्मेलन है हाल ही में जो हुआ था वो कौन सा, कहाँ हुआ, आयोजित हुआ था, चीन देश में आयोजित हुआ था। इसकी स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। और इसमें कितने देश शामिल हैं, 5 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजतरंगिणी के लेखक हैं। देखिए राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये ऐतिहासिक पुस्तक है। क्या है, राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक है। और इसके लेखक जो हैं वो इतिहासकार कल्हण द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी, लिखा गई थी। तो और ये की इसकी भाषा ध्यान रखें, राजतरंगिणी की जो भाषा है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर की मृत्यु
किस स्थान पर हुई थी? देखिए सिकंदर की जो मृत्यु जो है वो किस स्थान पे हुई थी? तो वो बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 323 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में इनकी क्या है? मृत्यु हुई थी। ये 33 वर्ष की आयु में इनकी क्या है? मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये सिकंदर जो थे ये भारत पर प्रथम यूनानी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूनानी जो थे वो कौन थे? सिकंदर थे, जो पहली बार आक्रमण किया था। और इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए नासिक शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एक गंगा के पूछे जाते हैं ज्यादातर, एक गंगा के एक ताप्ती का पूछा जाता है। तो गंगा जो नदी है इसके किनारे क्या तट पर है? क्या है? काफी शहर बसे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पहला पटना शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा दिल्ली पूछा जाता है। तीसरा वाराणसी पूछा जाता है, वाराणसी। दो और चर्चा करें तो दूसरा है हरिद्वार पूछा जाता है। एक प्रयागराज यह भी क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और एक मुख्य ध्यान रखें कनौज शहर जो है वो कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो पटना, दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और एक कानपुर भी लिख लेना। कानपुर यह शहर भी क्या है? दिल्ली नदी इसके गंगा नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती की अगर बात करें तो ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वह है गुजरात का सूरत। कौन सा? सूरत। और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है वो है विजयवाड़ा। यह भी ध्यान रखें। कौन सा? विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ताप्ती नदी के तट पर स्थित जो है वो सूरत शहर बसा हुआ है। दो ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ताप्ती नदी का पूछा जाता है, एक गंगा के दिल्ली और पटना पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता महिला कौन थी? देखिए सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी आयु में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो पहली महिला कौन थी? तो मलाला यूसुफजई थी। कौन सी? मलाला यूसुफजई थी। यह किस देश की थी? पाकिस्तान देश की थी। पाकिस्तान देश की। कहाँ की थी? पाकिस्तान की देश की थी। और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कितने? 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इन्होंने क्या है? इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अब बात करें क्षेत्र की तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? वो शांति क्षेत्र में दिया गया था। किसमें? शांति क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहाँ की थी मलाला यूसुफजई? पाकिस्तान देश की थी, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में पाकिस्तान देश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात करें भारत की सबसे प्रथम महिला, भारत की पहली महिला जो थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी। ये काफी बार पूछा गया है। इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें 1989 में दिया गया। कब दिया गया? 1989 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें भी क्या है? शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें प्रथम पुरुष कौन थे? भारत के प्रथम पुरुष, पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका क्षेत्र पूछा गया था। 15 जनवरी को जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के प्रथम पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और प्रथम महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन थी? मलाला यूसुफजई थी। कब मिला था इनको? 2014 में दिया गया था, 17 वर्ष की आयु में। किस क्षेत्र में दिया गया? क्षेत्र भी जानेंगे तो शांति क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय नवाब जो बंगाल का जो है वो नवाब कौन था?
तो वो था सिरोजिदौला। कौन था? सिरोजिदौला। तो एक ये भी ध्यान के प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध। बस इतना ही पूछा जाता है, एक नवाब पूछा जाता है, एक युद्ध पूछा जाता है। ज्यादातर तो पानीपत के और त्राइन के युद्ध पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? देखिए वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो किस श्रेणी में आता है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? कानून श्रेणी में आता है। ये मूल अधिकारों में एक था। क्या था? संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकारों में एक था। 44वें संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या है? इसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से। किससे हटा दिया गया था? मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया था। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार के अंदर आता है। कब हटाया गया इसको? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था। और अब ये किस में आता है? संवैधानिक अधिकार में आता है, कानूनी अधिकार में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसकी आयु का जो पता, आयु का जो आकलन किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उसका किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। किस द्वारा? पृथ्वी की आयु जो है उसका जो किया जाता है वो यूरेनियम डेंटिंग द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? यूरेनियम डेंटिंग द्वारा किया जाता है। एक पूछा जाता है जीवाश्म की, जीवाश्म की आयु जो है वो कैसे ज्ञात की जाती है? तो जीवाश्मों की जो आयु है उसकी हड्डी से ज्ञात की जाती है और कार्बन डेंटिंग द्वारा की जाती है। किस द्वारा? कार्बन डेंटिंग यानी C14 विधि द्वारा की जाती है। किस द्वारा? कार्बन डेंटिंग C14 और C12 द्वारा क्या है उसका आयु का क्या है आंकलन किया जाता है। जो हड्डी होती है उसमें कार्बन की मात्रा होती है और उस कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या है कार्बन डेंटिंग द्वारा उसकी आयु को ज्ञात किया जाता है। तो क्लियर है, पृथ्वी की आयु है वो यूरेनियम डेंटिंग और जीवाश्म की जो आयु है वो किस द्वारा की जाती है? कार्बन C14 कार्बन डेंटिंग द्वारा। अब आता है पेड़ की आयु। पेड़ या वृक्ष की जो आयु है वो किस द्वारा की जाती है? जो पेड़ की जो धड़ होती है, काटने के बाद धड़ जो होती है और उसमें जो वेल्ले जो होती है, इस तरीके से जो वेल्ले जो दिखाई देती है उनको गिनकर क्या है आयु का निर्धारण किया जाता है। तीनों ही पूछे जाते हैं कि आयु या तो पेड़ की पूछी जाती है, ज्यादातर जो पूछी जाती है वो जीवाश्म की ही पूछी जाती है। तो किस द्वारा की जाती है? कार्बन डेंटिंग द्वारा। ये आपको मिलेगा C14 द्वारा आयु निर्धारण की जाती है। तो क्लियर है, पेड़ की जो आयु है वो किस द्वारा की जाती है? उसकी धड़ से क्या है वेल्ले को गिनकर क्या है उसकी आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? देखिए दूध का रंग जो है वो सफेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग जो है वो केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन पदार्थ के कारण होता है। अब 15 जनवरी को जो परीक्षा लगी उसमें पूछा गया था पीला रंग, दूध का पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है? जो पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध का क्या है पीला रंग होता है। और सफेद रंग जो है वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रोटीन, कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन जो है वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केसिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और सफेद जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और यह एक स्वपोषी आहार है। क्या है? दूध जो है एक स्वपोषी आहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, थीन तत्वों किस में पाए जाते हैं? देखिए थीन जो तत्व है वो किस में पाए जाते हैं? तो थीन जो तत्व है ये एक नशीला पदार्थ तत्व है। ये चाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। एक कॉफी का भी पूछा जाता है कि कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कैफीन तत्व। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन तत्व पाया जाता है। और चाय में कौन सा पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? देखिए लाफिंग गैस जो है वो किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। लाफिंग गैस जो है ये एक हंसाने वाली गैस होती है। क्या होती है? हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग या नाइट्रस ऑक्साइड गैस को कहते हैं। एक इसका सूत्र ध्यान रखें,
सूत्र जो है वो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या तो आपको N2O नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा या लाफिंग गैस मिलेगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी है, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए डायनामाइट जो होता है उसमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, या एक क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा जाता है प्रयोग, या पूछा जाए मुख्य घटक। डायनामाइट का क्या है मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक या मुख्य प्रयोग जो है किसका किया जाता है, वो किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या है प्रयोग किया जाता है। इसे डायनामाइट का मुख्य घटक भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, या मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। और डायनामाइट जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका खनन में क्या है चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ये बम के रूप में काम करता है। एक विस्फोटक पदार्थ है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वो नाइट्रस ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का जो मुख्य जो घटक है वो कौन सा है, नाइट्रस ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। देखिए एक्स किरणों की जो खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो एक्स किरणों की खोज जो है वो डब्ल्यू.सी. रोंटगन द्वारा की गई थी। किस द्वारा, डब्ल्यू.सी. रोंटगन द्वारा क्या है एक्स किरणों की क्या है खोज की गई थी। अगर बात करें गैलीलियो द्वारा, तो गैलीलियो जो थे इसके द्वारा दूरदर्शी की खोज की गई थी। किसकी की गई थी, दूरदर्शी की खोज की गई थी। और न्यूटन जो है, न्यूटन ने क्या है गति के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे गति के। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो किसका था, जड़त्व का नियम, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा जो नियम था वो संवेग का नियम था। तीसरा जो नियम था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया गया था। गति के 3 नियम थे, तीनों किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। फिर बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। किसका, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। और रोंटगन द्वारा क्या किया गया था, एक्स किरणें की खोज की गई थी। या ऐसे मिलेगा, एक्स किरणों की क्या है खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है रासायनिक नाम, जो क्या है वो क्या नाम है, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक जो नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके क्या है बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, इसका बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके इसका बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखिए ज्योति तीव्रता जो है उसका एसआई मात्रक, एसआई जो मात्रक है वो क्या है, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, कैंडेला है। और एम्पियर जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। और केल्विन जो मात्रक है वो ताप यानी तापमान या ताप का एसआई मात्रक है। किसका है, ताप या तापमान का एसआई मात्रक। ज्यादातर ज्योति तीव्रता का पूछा जाता है या ताप का पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हेजा रोग किसके कारण होता है। देखिए हेजा रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो हेजा जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है। हेजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं द्वारा होता है। एक और पूछा जाता है हेजा या टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है दोनों क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु द्वारा होते हैं। दूषित भोजन या दूषित जल का जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा क्या है हेजा होता है, जिसे बोलते हैं जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 25, हवा में ध्वनि की चाल होती है। देखिए हवा जो होती है उसमें ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, तो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, हवा बोल सकते हैं या वायुमंडल बोल सकते हैं, तो हवा या यहाँ वायुमंडल मिल सकता है। तो कितनी होती है, 332 मीटर होती है। कितनी होती है, 332 मीटर होती है। अगर हम बात करें सर्वाधिक, एक सर्वाधिक पूछा, तो सर्वाधिक जो मात्रा होती है ध्वनि की वो ठोस में होती है। और ठोस में अगर हम बात करें तो स्टील में होती है। सर्वाधिक मात्रा जो है ऑप्शन में या तो मिलेगा आपको ठोस, ठोस नहीं होगा ऐसे दिया होगा लोहा या स्टील, तो ऑप्शन में
तो इसका राइट क्या होगा, सटील। अगर ऑप्शन ठोस या तरल इस तरीके से दिए हुए तो ठोस होगा, अगर दिया हो पदार्थ का जो नाम दिया हो तो क्या होगा, सर्वाधिक जो होती है वो सटील में होती है, और हवा में कितनी होती है, वो 332 मीटर होती है। अब एक पूछा जाता है शून्य, ध्वनि की जो चाल है वो शून्य किस में होती है, तो निर्वात में जो क्या है ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है। निर्वात में क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या है, शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में जो क्या है माध्यम नहीं होता, और सर्वाधिक जो माध्यम जो होता है वो ठोस में होता है। तो सर्वाधिक चाल जो किस में होती है, वो स्टील में होती है, और हवा में कितनी होती है, 332 मीटर, और शून्य जो होती है, ज्यादातर शून्य पूछा जाता है, तो वो किस में होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में क्यों होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तो ध्वनि की चाल क्या है, शून्य होती है। तो आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।